हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन टू वेलकम इन मोरिया फाउंडेशन कोर्स। तो आज हम इस चैप्टर में कुछ नया चीजें पढ़ने जा रहे हैं। लाइट। देखो, आपने ना अपने लोअर स्टैंडर्ड में 8, 9, 10 तीनों में लाइट के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा हो, और यही चीज कंटिन्यू 11th 12th में भी होगा। और अपना फाउंडेशन कोर्स है, इस फाउंडेशन कोर्स के जरिए हम लोग आपको वही बताना चाहते हैं कि भाई लाइट का क्या पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम वो पार्ट डिस्कस करेंगे जहां आप लोगों को दिक्कतें आती है। तो शुरुआत करते हैं लाइट। जब भी मैं लाइट सुनता हूं, मेरे दिमाग में आता है भाई लाइट होता क्या। आता ही होगा भाई लाइट होता क्या है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। क्लियर है? जिसकी हेल्प से सर आइस, भाई आइस खाली काम का है, मेन तो लाइट है। मैं अंधेरा कर दूं मेरे पूरे घर में, क्या मुझे दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो लाइट रहेगा तो ही आपको दिखता है। तो मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प इन सेंसेशन ऑफ विजन, देखने के लिए काम करता है। तो पहला टर्म आपको जो याद रखना है, देखो हम लोग यहाँ डिफाइन वगैरह तो पढ़ नहीं रहे कि भाई एग्जाम में बोर्ड में लिखना है, खाली सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है बस। तो लाइट क्या होता है बच्चों? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो? सेंसेशन ऑफ विजन होता है। ठीक है सर, आपका कहना मान लिया हमने, लाइट एक एनर्जी है। सीधा दूसरा क्वेश्चन आता है, लाइट ट्रैवल कैसे करता है? सन से जो लाइट आ रही है, जो मैंने इस क्लासरूम में लाइट लगाया होगा, जो आपके घर में लाइट होगा, उसमें से लाइट आती कैसे? तो लाइट ऐसे जिगजैग वे में आती है? नहीं। आप अगर डायग्राम देख सकते हो, यहाँ अंधेरा है, जहां से भी लाइट को एंट्री मिल रही है तो लाइट स्ट्रेट आ रही है। क्लियर है बच्चों? लाइट अपना रास्ता चेंज नहीं करता। लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो दूसरा वर्ड आपको जो याद रखना है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है, और स्ट्रेट लाइन जाता है इसलिए इसका नाम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहते हैं। तो देखो, पहले तो याद रखना लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरा याद रखना लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग तीसरी बात करें यहाँ, तो इस चैप्टर के अंदर तो ये याद रखो बच्चों, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब सर समझ में आया लाइट में हम पढ़ने क्या क्या वाले। तो मैं आपको ना 5 चीजें पढ़ाऊंगा इस पूरे चैप्टर में, जो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा पहले से। इन 5 टर्म्स की बात करें तो पहला टर्म यहां देख लेना बच्चों। पहला टर्म अगर मैं बात करूं, देखो पहला टर्म जो हम लोग पढ़ेंगे इस बार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, आई थिंक सुना होगा आपने। आज के लेक्चर का मेन पार्ट यही है अपना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ टाइम मिला तो मिरर पढ़ लेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हेल्प से मिरर समझ में आता है अच्छे से। एक बार रिफ्लेक्शन हो गया तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। मैं जो भी टर्म बोल रहा हूं ना बच्चों, अपने अपने 8, 9, 10 में तीनों स्टैंडर्ड में मिला के देखा होगा। ठीक है। अगर ये हो गया फिर हम लेंस पढ़ेंगे, याद होगा लेंस तो चैप्टर का नाम ही था एक। एंड लास्ट में जब टाइम बचेगा उसमें हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म, रेनबो, ये सारे फिनोमिना पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो यहां से अगर आपने नोटिस किया होगा पढ़ने वाली चीजें, तो मैंने आपको क्या बताया? 5 चीजें पढ़ना है। पहला, अच्छा पहला क्या था? लाइट। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसके हेल्प से हम सब देख पाते हैं। लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। एंड 5 टॉपिक्स जो हम लोग को डिस्कस करने हैं, पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा मिरर, तीसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चौथा लेंस, फिफ्थ वन इज योर डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अरे समझा? ठीक है, यही चीजों को पढ़ना है हमें। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या बोला? पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन होता क्या है? देखो बच्चों, जो लाइट आती है, जो लाइट आ रही है उसको इनकमिंग लाइट बोल रहे हैं। इनकमिंग का एक और नाम है जो बहुत बार सुना होगा आपने, पक्का सुना है कुछ। इनकमिंग को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट। इंसिडेंट लाइट मोस्टली हम लोग रे के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं हम इसको।
तो भाई ये लाइट जो आ रही है इंसिडेंट लाइट है, लगने के बाद ये चले जा रही है। क्यों चले जा रही है? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्ट करता है, मिरर जैसा है भाई, ये लग के रिटर्न भेज दे रहा है। और रिफ्लेक्टेड जो लग के रिटर्न चले जाता है उसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। आपको समझा रिफ्लेक्टेड क्या है? मान लिया मैंने एक बॉल लिया, बॉल को ऐसे जोर से फेंका और सामने वॉल है, तो वॉल को लग के क्या आएगा? बॉल रिटर्न आएगा ना बच्चों, रिटर्न आया तो रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? लाइट लगी, लाइट उधर नहीं गई, लग के रिटर्न आ गए, रिफ्लेक्टेड। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी साउंड इस वॉल को लग के रिटर्न आ रही होगी मेरे पास, इट इज अ रिफ्लेक्टेड साउंड। तो वैसे ही चीज है, जो चीज आपने भेजा लग के रिटर्न आ गए उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। ठीक है? तो यहां से अगर मैं नोटिस करूँ, फिर से बता रहा हूं आपको बच्चों, ये मेरा एक सरफेस है, ये ऐसा सरफेस है जो रिफ्लेक्ट करता है, मिरर जैसा पकड़ लीजिए बच्चों। अब करना क्या है? मिरर जैसा सरफेस है जो लाइट इनकमिंग है, कुछ लाइट इनकमिंग दिख रहा है, इनकमिंग वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। ठीक है? इंसिडेंट रे। आपको पता है बच्चों बीच में जो बनता है, बीच में वाला बना ना वैसा वाला, जो ये सरफेस है 90 डिग्री है, जो सरफेस है 90 डिग्री है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। सरफेस से जो 90 डिग्री है उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और लगने के बाद ये सरफेस जो था, ये सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग है, पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया भाई। अगर रिफ्लेक्ट कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। आई थिंक यहां तक आपको समझा होगा अच्छे से। जो लाइट आता है इंसिडेंट, जो जाता है रिफ्लेक्टेड। क्लियर बच्चों? यही चीज यहां दिख रही है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, बीच में क्या आ जाना चाहिए था? नॉर्मल। तो याद रखो बीच में कौन आता है? नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल का काम करता है। क्लियर है? अच्छा, जो इंसिडेंट लाइट है और जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल होता है ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट आई, लगकर चली गई, लेकिन इंसिडेंट किसके बीच में होता है? इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं बच्चों। अगर आप यहां नोटिस करो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से दिखाया जाता है। तो बेसिकली अगर हम लोग नोटिस करें यहां क्या चल रहा है, तो याद रखो ये जो आई है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, ये जो नॉर्मल है जो इससे रिफ्लेक्टेड रहेगा, ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट इज आर से दिखाते हैं। और क्या याद रखने का? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट हो गया भाई, तो आई गेस आपको समझा होगा। जो आता है इंसिडेंट, जो जाता है रिफ्लेक्शन, बीच में कौन रह जाता है? नॉर्मल। पक्का? जो आया था वो तो जाएगा ही ना। ठीक है? नेक्स्ट, ये आपका क्या है? मान लीजिए 30 डिग्री है, तो आर भी कितना होना चाहिए? 30 ही होना चाहिए। इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इसके अंदर क्या रूल कहता है भाई, जिस एंगल से आया उसी एंगल से जाएगा। 30 से आया तो 30 से ही जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो वी आर सेइंग इन दिस केस जो एंगल आई होता है एंगल आर से सेम होता है। यहां तक समझा बच्चों आपको? फिर से रिपीट करते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मोस्टली किसमें होता है? सरफेस रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा, अगर मैं बोलता जो रे आता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो लगकर रिटर्न गया उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। बीच वाले को नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। देखो इसको नहीं कहते हैं, ध्यान देना बच्चों। कभी कभी ना ये दिया रहता है एंगल, मान लीजिए ये दिया है 40, ये दिया है 40, तो बचा हुआ कितना होगा? 50। क्योंकि अगर ये 40 है तो ये तो 50 होगा ना, क्योंकि दोनों मिला के 90 बनता है। नॉर्मल के साथ ये जो लाइन है, जो ग्लास है, 90 बनाता है। ये लाइन नहीं भूलना नहीं है आपको। ठीक है? नेक्स्ट, वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होता है। अगर ये इतना है तो ये भी तो उतना ही रहेगा। अगर मैं यहां से लाइन बना दूं तो एंगल ऑफ आर बन गया ये अपना। ठीक है? एंगल आई और एंगल आर बच्चों सेम रहता है। सर समझ में आया, बट रिफ्लेक्टिंग क्या है फिर से थोड़ा बता सकते हो? वो भी देख लेते हैं बच्चों हम लोग। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दो टाइप के सरफेस होते हैं, एक होता है ओपेक सरफेस, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओपेक, ओपेक मतलब भाई बहुत ऐसा बंदा है भाई, किसी को अभाव नहीं देता, कितनी भी लाइट आने दो,
पार ही नहीं होने दे रहा, अपने दिमाग में लाने ही नहीं दे रहा है। जितने भी लाइट आ रहे सबको ब्लॉक कर रहा है, किसी को पास नहीं होने दे रहा है। जैसे कि हमारे घर का जो वॉल है, वॉल, उस वॉल पे आप लाइट पास करो, मुझे बताओ बगल वाले के घर पे जाएगा क्या? बंदे तो नहीं जाएगा। तो ओपेक है। ओपेक मतलब लाइट को ट्रैवल करने, ट्रांसफर नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देता। तो जाने नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? ओपेक सरफेस। तो लाइट यहां से जाना चाहा बट बाहर नहीं जा पाए, यहां कुछ नहीं पहुंचा, कुछ नहीं पहुंचा तो ओपेक। बट हाँ सर, अगर मैं भेजता, अगर ये पहुंचता तो कुछ बात बनती। अगर पहुंचता तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। आपके घर पे जो ग्लास लगा होगा उस पर लाइट पास करो, पास होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर होता है तो वी आर सेइंग इट इज ट्रांसपेरेंट। और ओपेक मतलब नहीं पास होने देगा, ठीक है। व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सर? आप बार बार बोल रहे हो, सेम चीज। अगर लाइट आई है, लगकर चली जा रही है, लाइट आई लगकर चली गई, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग है तभी तो जाने दिया, इट इज क्लियर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आपको समझा बच्चों? जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास ना होने दे, ओपेक, तो सर क्या होगा? रख के रिटर्न आ जाएगा, ये भी हो सकता है रिफ्लेक्टेड हो जाए। सर इसमें रिफ्लेक्टिंग और ओपेक में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? कभी भी ना कोई टॉपिक जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसके लॉ, लॉ मतलब रूल, उसका कुछ तो रूल होता है, नियम होता है। उसी नियम के हिसाब से हमें अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होते हैं। तो इसके नियम क्या देख लेते हैं। जो रे बच्चों आता है ना, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लग के जाता है ना, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको एंगल आई कहते हैं। अगर एंगल आई मेरा 40 डिग्री है बच्चों, तो कंफर्म है एंगल आर भी कितना होना चाहिए? 40। ये रूल है। नॉर्मल, नॉर्मल और इस ग्लास के बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए। आप देख सकते हो जो मेरा मिरर है, ये मिरर है बच्चों। मिरर का जो ऊपर वाला सरफेस होता है ना, जिसपे लगकर जा रहा है, जिसपे लगकर जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस सरफेस का नाम देंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जहां पे लग के जा रहा है उसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाम देंगे। नेक्स्ट, जो ये पीछे वाला सरफेस आपको दिख रहा होगा बच्चों, जो ये नीचे वाला सरफेस आपको दिख रहा है, जहां से लाइट कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, सब लगकर रिटर्न इधर ही चले जा रहा है, तो ये ओपेक सरफेस। आई गेस आपको रियलिटी में एग्जांपल समझा होगा कि भाई ओपेक में फर्क क्या है, रिफ्लेक्टिंग में फर्क क्या है। लाइट आया, लग कर गया, तो भाई रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लग रहा है। तो मिरर में दो सरफेस होते हैं बच्चों, एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, दूसरा ओपेक होता है। जहां लगकर जाती है उसको रिफ्लेक्टिंग बोलेंगे, जहां पहुंच ही नहीं पाती है उसको ओपेक बोलेंगे। अच्छा सर, लॉ क्या है? लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, तीनों की तीनों सेम प्लेन में आते हैं। ऑल लाइन सेम प्लेन, पहला पॉइंट, सब एक प्लेन में है भाई। अच्छा दूसरा पॉइंट, आई 40 है तो आर भी 40 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज क्लियर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दिमाग में बच्चों बिठा लो, बहुत सिंपल सा टेक्निक है ये। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, अरे बहुत बार पढ़ा है, मुझे लग रहा है कंटाल गए हो गया, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो आता है हमें। ठीक है बच्चों, सबको लेके चलना पड़ रहा है हमें, ये बेसिक लेक्चर है, हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मिरर आता है ना, तो दिमाग में आता है सर मिरर कितने टाइप के होते हैं? तो बच्चों मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। मिरर बोला तो मिरर में दिमाग में बिठा लो भाई, दो सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग होता है तो एक ओपेक होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर की भी दो टाइप है, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स मिरर। आई गेस बच्चों ये वाला पार्ट आपको समझा होगा। तो मिरर क्या दो पार्ट होता है, मिरर क्या होता है, रोज देखते होंगे चेहरे में अपने आप को, पक्का आजकल तो सेल्फी में देख लेते हो, मोबाइल में देख लेते हो अच्छा खासा। देखो, तो मिरर दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है? तो प्लेन मिरर आप अपने घर पे जो देखते हो ना बच्चों, जो कबोर्ड वगैरह में लगा रहता है,
आपके रूम में लगा होता है, जहां आप डेली अपने बाल बनाते हो, मस्त अपने आप को देखते हो, वो मिरर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है ना, दो सरफेस दिख रहा होगा मिरर का। सर ये क्या लगा दिया आपने? ये बच्चों ओपेक दिखाने का साइन है। ये ना जब भी ओपेक होगा ना, ओपेक को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओपेक मतलब जो लाइट को पास होने नहीं देता है। अच्छा, जो ये पहला सरफेस है ना, इसका दो सरफेस है, जहां पास नहीं हो रहा है ओपेक है। अच्छा, जहां से लग के रिटर्न आएगा उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो हमने यहां से नोटिस किया प्लेन मिरर के पास भी दो सरफेस है, जहां पे लगेगा, लगकर रिटर्न आएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जहां पे लगा बट जाने ही नहीं दे रहे सर बाहर, तो ओपेक। तो यहां अगर आप नोटिस करते हो इस पॉइंट के अंदर प्लेन मिरर में, अगर कोई पर्सन है यहाँ मिरर में अपने आप को देख रहा है, मुझे बताओ मिरर में जब अपने आप को देखेगा उसकी इमेज यहाँ कहीं फॉर्म होगी। आर यू गेटिंग बच्चों? अच्छा, जितना दूरी पे ये खड़ा होता है उतने दूरी पे ही इसकी इमेज बनती है। मतलब जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है, जहां पर्सन रियल में खड़ा है, ऑब्जेक्ट है इसका, और ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बना है। मतलब जितने दूर पे ऑब्जेक्ट खड़ा है उतने ही दूर पे इमेज फॉर्म हुआ है। दोनों का डिस्टेंस बच्चों क्या रहना चाहिए? सेम। तभी तो हम इसको कौन सा मिरर बोलते हैं? प्लेन। प्लेन मिरर में जितने दूर पे आप खड़े हो उतने दूर पे ही आपको अपना फोटो दिखाई दे रहा होगा मिरर के अंदर। थोड़ा आगे आ जाओ, मिरर में इमेज भी आगे आ जाएगा। थोड़ा पीछे चले जाओ, मिरर में इमेज भी पीछे चले जाएगा। देखा है ना आपने? मंगते देख लो एक बार जाके, ठीक है? घर पे तो देख लो जरा, मिरर में आगे करो मुंह, आपका मुंह आगे आ जाएगा। ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, चलो अब ये मिरर के बारे में ये समझ गया। अच्छा, दूसरी चीज, मिरर में आप जैसे वैसे दिखते हो, मिरर झूठ नहीं बोलता, समझे? तो मिरर में आपका इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम होता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अगर वही चीज हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करें बच्चों, तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है? अब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बोला तो दो सरफेस, ओपेक क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, बहुत डिटेल में देखा है हमने। अगर हम कॉनकेव की बात करें तो सर कॉनकेव में कैसा है? देखो नाम में जाओ बच्चों, कॉन, कॉन का मतलब होता है कर्व, केव, केव गुफा। गुफा बताओ अंदर होता है कि बाहर होता है बच्चों? गुफा जब भी वर्ड आया तो अंदर रहता है सर। तो केव मतलब इनर। जब भी आपका इनर सरफेस, जब भी आपका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, देखो अपने मिरर है ये, मिरर का अंदर अपने हाथ की देखो कैसे जा रहा है, अंदर, आपका हाथ अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब भी अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो बाहर वाला क्या होगा बच्चों? ओपेक। ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, क्या समझा आपको? कॉनकेव मिरर का मतलब है जिसमें इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। whenever inner surface is reflecting and outer surface is opaque, we are saying such type of mirror is known as concave mirror. सर अभी तो समझ में आया, प्लेन मिरर आपने बताया जितना हम होते उतने ही दिखते हैं। ठीक है सर, आपने ये बताया अगर मैं आगे जाऊंगा मेरा इमेज भी पीछे आगे आता है, मैं पीछे जाऊंगा मेरा इमेज भी पीछे जाता है। ठीक है सर, कॉनकेव का क्या सीन? कॉनकेव का कोई एग्जांपल दे सकते हो? यस, कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिससे आप इमेज को मैग्नीफाइड कर सकते हो। इमेज को आप रियल एंड इनोवेटेड देखने के लिए यूज करते हो। कोई एग्जांपल, आपने डॉक्टर के देखे, डेंटिस्ट देखा है, डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट क्या करता है, ऐसा दिखता है तो आपको थोड़ा बड़ा दिखता है, मैग्नीफाइड हो जाता है। कभी वॉच बनाने लेके जाओ, भाई मेरा वॉच बनाना है, रिपेयरिंग वाले को देखो बेचारे एकदम मेहनत से दिखते हैं, चश्मा लगाते 2-2 3 दिन ऐसा दिखते हैं। तो ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कभी लैब में आप जाओ, ऑपरेशन थिएटर में इधर लगाते हो लोग, देखा होगा आपने, तो कॉनकेव मिरर है। मिरर मतलब क्या? जो मैग्नीफाइड कर रहा है, छोटी चीज को बड़ा करना है, तो कॉनकेव मिरर। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ओपेक मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बताया। अब प्लेन मिरर में क्या था? एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग, एक सरफेस ओपेक। मिरर बोला तो रिफ्लेक्टिंग ओपेक दोनों आना है, बट कॉनकेव बोला तो क्लियर होना है। केव मतलब गुफा, इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। जब भी अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो ही कॉनकेव बोलेंगे। अब इसका उल्टा बन जाएगा कॉन्वेक्स। कॉन मतलब कर्व, वैक्स मतलब आउटवर्ड, जिसका बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है बच्चों। बाहर का बोले तो ये वाला दिख रहा है आपको, बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। हाथ देखो घुमाओ, बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
ठीक है। और इनर सरफेस इज ओपेक, जिसका इनर सरफेस ओपेक है, इनर सरफेस ओपेक है, ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आई गेस आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी डिटेल में कि प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है। तो हमने ये डायग्राम के हेल्प से आपको बताया। प्लेन मिरर के केस में आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम दिखता है, बट कॉन्केव मिरर के केस में आपको इमेज थोड़ा मैग्नीफाइड मिलता है। एंड कॉन्वेक्स मिरर में आपको इमेज थोड़ा डिमिनिश मिलता है। ठीक है। अब मिरर पढ़ने के लिए आपको ना बेसिक टर्म्स आना चाहिए। बेसिक टर्म की अगर हम बात करें तो हम कुछ पैरामीटर्स पे आते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला, प्लेन मिरर तो बहुत सिंपल था बच्चों, प्लेन मिरर में आपको उतनी मेहनत नहीं लगी। बट फंसते बच्चे जहां है वो स्फेरिकल मिरर की कुछ टर्म्स है जहां बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो मैंने स्फेरिकल मिरर ले लिया, ये स्फेरिकल मिरर है बच्चों, दिख रहा है आपको, ये स्फेरिकल मिरर है। मैंने क्या किया, जब भी मिरर बनाना है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मिरर है मेरे पास, तो मिरर को ना लेने के लिए मैं एक पार्ट कट करता हूं। तो अब देखो, नोटिस करो, मैंने ना ये वाला पार्ट कट किया। अब अगर मैं इसका आउटर सरफेस ऐसे कर दूं तो मुझे तो आउटर सरफेस ओपेक है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर, इनर। तो ये कॉनकेव मिरर बन गया। आप समझे बच्चों यहां तक। तो यही स्फेरिकल मिरर है, इसी से दोनों बनाया जा सकता है। सर कॉन्वेक्स बना के दिखाओ ना सर, इसे काट दो, इसे काट दिया, इसको इधर लेकर आ गया। अब मैं कर रहा हूं इसका इनर सरफेस ओपेक। अगर इनर सरफेस ओपेक है तो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कौन सा बन गया बच्चों, कॉन्वेक्स। तो मैंने जो आपको पीछे पढ़ाया था, ये सब समझ गए होगे चीजों को कैसे कनेक्ट किया गया। बट हाँ, आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, तभी इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं हमसे। अब वो टर्म क्या है, देखिए मैं अगर कहता हूं कि ये स्फेरिकल मिरर है, मैंने इस स्फेरिकल मिरर के एक छोटे से पार्ट को कट किया था। इस मिरर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, स्फेरिकल मिरर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। यस, दैट सेंटर इज सी, एंड सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब होता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी एक कर्वेचर है, जो भी स्फेरिकल सरफेस है, उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि समझा होगा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। दूसरा टर्म देखते हैं। देखो जिस मिरर को आपने काटा, जिस मिरर को काटा उस मिरर का भी तो कुछ सेंटर होगा, पक्का। पहले तो स्फेरिकल सरफेस था, लेकिन जिस सरफेस को आपने काटा है, छोटे से पार्ट को काटा है, उसके सेंटर को बोलते हैं पोल। तो बच्चों ये जो होगा ये पोल होगा। तो आई गेस आपको समझा पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। पूरे स्फेरिकल सरफेस के सेंटर को बोलूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस पार्ट को कट किया, जिस कर्व को कट किया, उसके सेंटर को बोलूंगा तो पोल बोलते हैं। दो टर्म समझा बच्चों आपको। पहला टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दूसरा टर्म पोल क्या होता है। तीसरा टर्म, अगर मैं कहता हूं ऐसा लाइन जो दोनों को ज्वाइन करते हुए निकल जाए, ऐसा लाइन जो सी और पी को ज्वाइन करता हुआ निकल जाए आगे की तरफ, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज क्लियर। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। सी मतलब पूरे स्फेरिकल सरफेस का सेंटर, जिस कर्व को आपने काटा है उसके सेंटर को पोल बोलते हैं हम लोग। ऐसा लाइन जो दोनों को ज्वाइन करता हुआ सीधा निकल जावे, ऐसे लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, आप मुझे सोच के बताओ बच्चों, सेंटर से कोई भी लाइन अगर पोल तक जाती है, ऐसा नहीं लग रहा है सर ये तो रेडियस की तरह दिख रहा है। यस, तो सेंटर से लेकर पोल का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर पोल का डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो आर होता है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये चार टर्म समझ चुका है बच्चों आपको। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी पोल, दोनों को ज्वाइन करता है प्रिंसिपल एक्सिस। सी से लेकर पी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अगर यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर के बीच में कौन आता होगा, 5 सेंटीमीटर। 10 को अगर दो पार्ट में तोड़ेंगे तो 5 पार्ट में टूटेगा। तो जो तोड़ने वाला है उसका नाम है एफ, एंड पूरे चैप्टर का मेन पार्ट है ये।
अरे इसी को तो फोकस करना है, इसी को तो फोकस भी बोलते हैं, तो ये फोकस है। F स्टैंड फॉर द फोकस। एकदम रेडियस ऑफ कर्वेचर का ना आधा होता है फोकस। अगर मैं कहता हूं F इज इक्वल टू R/2, ये फॉर्मूला है। अगर मैं कहता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो यहां से लेकर यहां तक 10 होगा। अच्छा, सिर्फ फोकस बोलते हैं उसको? नहीं, एक और नाम दिया गया है। F से लेकर P तक, द डिस्टेंस बिटवीन F एंड P, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। पहला, अगर मैं कहता हूं स्फेरिकल मिरर, बच्चे स्फेरिकल मिरर के अंदर पूरे स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जिस कर्व को आपने काटा है उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल। पोल से लेकर सी तक जो लाइन ज्वाइन करता हुआ आप निकल जाओगे, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सी से लेकर पी तक नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी और पी के बीच में जो आता है उसका नाम फोकस है। एफ से लेकर पी तक कौन आता है? फोकल लेंथ आता है। तो आई गेस आपको बेसिक टर्म समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या है, एंड फाइनली प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अब थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं। मोस्टली इसमें होता क्या है, जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ना साइन कन्वेंशन आता है। बट साइन कन्वेंशन के पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूँ। कॉनकेव मिरर, मैं एक रिवीजन दे रहा हूं। अभी हमने डिस्कस क्या किया, अजम्पशन करो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का मुझे बताओ कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है? इनर। तो अगर इनर है तो आउटर सरफेस क्या होगा बच्चों? सर ओपेक होगा। मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल। ये जो सेंटर होता है पूरे स्फेरिकल का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा लाइन जो दोनों को ज्वाइन करता हुआ निकल जाए, प्रिंसिपल एक्सिस। जो बीच में आता है बच्चों, फोकस। तो आई गेस आपको समझा होगा सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। आपको पता है बच्चों, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पे आप कोई भी लाइट पास कर दो, कॉनकेव मिरर पे कोई भी लाइट पास कर दो, ये ना सब लाइट को ना रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके रिटर्न भेज देगा फोकस के पास। इसलिए तो फोकस बोला गया है। अच्छा, रिटर्न लग के भेज देगा तो इससे बोलते हैं कन्वर्जिंग। ये कन्वर्ज करता है, तो दूसरा नाम इसका कन्वर्जिंग नेचर भी है, कन्वर्जिंग मिरर भी है। मतलब लाइट को लगने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अंदर की तरफ भेज देता है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग है। उसी जगह अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है बच्चों? आउटर। और कौन सा ओपेक है? इनर। वंस अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पोल। कोई भी रे, अच्छा इसका फोकस बच्चों इस साइड आएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि नहीं आपको ये। नेक्स्ट, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, मैं पास करूं, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है बच्चों, मैंने पास किया, तो सर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, होगा, बट रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर जा रहा है। अब बच्चों देख रहे दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है, बट इसके अंदर जो मिलेगा ना, ये इधर दिख रहा है कुछ, तो ये रियल में फॉर्म नहीं हो रहा है, हम सोच रहे ऐसा फॉर्म होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों ये क्या हुआ है, तो इन रियलिटी ये लाइट जो है लगने के बाद ऐसे चलेगी। अगर ऐसे चलेगी तो इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग कहा जाता है, ठीक है। और लगकर रिटर्न जगह पे आ गए तो कन्वर्जिंग बोलेंगे, बट लगकर दूर चले जा रही है तो डाइवर्जिंग। इसके अंदर बच्चों नोटिस करो, अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो ऐसा नहीं लग रहा फोकस पे मीट होगा, लेकिन आप सोच रहे हो ना, रियल में नहीं मीट हो रहा है। इसके लिए इसके अंदर जो भी इमेज फॉर्म होता है वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, और यहाँ रियल में दिख रहा है सर फॉर्म हो रहा है, तो इसका फोकस रियल होता है, बट इसका फोकस कैसा होता है बच्चों? वर्चुअल फोकस होता है। तो आई गेस आपको रियल, वर्चुअल, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ये बच्चे बहुत परेशान होते हैं सारे टर्म से। सर कन्वर्जिंग किसे बोलते हैं? लगकर रिटर्न नीचे की तरफ आ गया, कन्वर्जिंग आपके करीब आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के करीब आ रहा है। लगकर लगकर दूर जा रहा है, डाइवर्जिंग। कोई आपने इमेजिन नहीं किया, रियल में दिख रहा है तो रियल फोकस। आप इमेजिन कर रहे हो सर ऐसा जाना चाहिए था, बढ़ गया नहीं, वर्चुअल। नेक्स्ट, जब हम लोग ना फॉर्मूलास करते हैं ना, मिरर फॉर्मूला, तो
पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट का और हमारा इमेज का, तो हमें देखना होता है ऑब्जेक्ट किधर है और इमेज किधर है। देखो ये जो पोल होता है ना बच्चों, पोल के दाहिने राइट साइड में अगर आप जाते हो ना तो सब पॉजिटिव लेते हो, राइट साइड में आप पॉजिटिव लेते हो, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लेते हो। यही चीज यहां भी लिखा हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो भी पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आया तो नेगेटिव लेना है। तो आई गेस ये पार्ट तो बच्चों को समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कब कहां लेना है, कैसे लेना है। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने माना कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर है, अगर मैंने मानो ऑब्जेक्ट इधर ले लिया, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, यू से दिखाया जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना, अच्छा डिस्टेंस सर कहां से मेजर करते हैं, पोल। पोल सबसे मेन इंसान है इसमें, किसी का भी डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से ही करेंगे, पोल के अलावा कोई और डिस्टेंस नहीं ले सकता। तो पोल से अगर मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से बच्चों। ऑब्जेक्ट है, मान लो, माना है ऐसे, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज होगा। अगर ये आपने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया है बच्चों, तो ये क्या होगा, इमेज होगा। ठीक है, तो वी आर सेइंग अगर इमेज हमने ले लिया ऐसा, तो इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस v है। ठीक है, और जब मिरर फॉर्मूला की बात करो बच्चों, तो मिरर फॉर्मूला आपको लर्न होगा 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बिठा लीजिए, पढ़ा भी होगा आपने। u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v का मतलब क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, और f का मतलब होता है, f स्टैंड फॉर फोकल लेंथ। आई गेस ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। आपको मिरर फॉर्मूला के पहले साइन कन्वेंशन आना चाहिए था। साइन कन्वेंशन क्या बताया मैंने, पोल के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। पोल के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट रखना है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये दिमाग में आप बता के रखिए, इतना पॉइंट रूल पता है। रूल नंबर 1 और याद रखो, किसी का भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है, सबसे मेन इंसान इसमें पोल है, सबका डिस्टेंस पोल से ही मेजर किया जाएगा। तो आई गेस आपको मिरर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बहुत डिटेल में समझा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, चीज़ों को समझिए, जो नहीं आ रहा है मैसेज कीजिए, हम लोग इसको लेक्चर्स में डाउट में क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।